इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर 40 लाख करोड़ रुपीस का है। पिछले कुछ सालों से इस सेक्टर का लगभग 14% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है और अगले 5 सालों में ये सेक्टर डबल होने की उम्मीद है। पर इस फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड क्वार्टर तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नए लोन्स डिसबर्स करने में लगभग 35% मार्केट शेयर था। 2 साल में ही ये बढ़ के 50% हो गया है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये फायदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए नुकसान बन रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड क्वार्टर में प्राइवेट बैंक्स का नए डिसबर्समेंट्स में 38% मार्केट शेयर था। 2 साल में ये गिरते गिरते 25% पे आ गया है। बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के एमडी अतुल जैन का मानना है कि ये कंपटीशन आगे और भी इंटेंस होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर हाउसिंग फाइनेंस में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जिसके कारण पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इतना टफ कंपटीशन मिल रहा है। ये समझने के लिए हमने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे अलग अलग प्लेयर्स का मार्केट शेयर चेंज हुआ, स्ट्रैटेजी चेंज हुई एंड आज के दिन ये कंपनीज किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। इससे हमें हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के ग्रोथ एंड पोटेंशियल का आइडिया लग जाएगा। फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बढ़ते हुए कंपटीशन का रीजन समझेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया में बहुत लोगों के लिए खुद का घर होना एक बहुत बड़ा सपना होता है। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। पर अब एक साथ इतने पैसे तो होते नहीं हैं सबके पास कि एक पूरा घर खरीद लें। लोगों के पास हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आते हैं और बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी तो ऐसे ही घर देगा नहीं, उसे तो पूरे पैसे चाहिए क्योंकि उसने कॉस्ट सारे लगा दिए हैं। तो इसी से नीड आती है घर को फाइनेंस करने की कि बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दे और आप बैंक को हर महीने कुछ कुछ अमाउंट चुकाते रहो। आज के दिन तो बिना हाउसिंग फाइनेंस के मैक्सिमम लोग घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। अब ये जो हाउसिंग लोन देने वाली कंपनीज हैं, ये इंडिया में मोस्टली 3 तरह की हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ऑफ कोर्स और भी सोर्सेज हैं जैसे कुछ एनबीएफसीज वगैरह, बट ये 3 बड़े मेन कैटेगरीज हैं। दोस्तों, इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस की असली शुरुआत 1978 में हुई। शुरुआत बैंक्स ने नहीं की थी, बल्कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने की थी, HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। जी हाँ, इनके नाम में ही हाउसिंग फाइनेंस है। HDFC के पास डिमांड की कोई कमी नहीं थी। लोन लेने के लिए तो बहुत लोग थे। लगभग 10 साल तक HDFC के लिए इस मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। वो धीरे धीरे जैसे तैसे फंड्स मैनेज करते हुए होम लोन्स का मार्केट क्रिएट कर रहे थे। फिर 1999 में मार्केट में एक बड़ा चेंज आया। ICICI ने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को पॉपुलराइज किया। वो दौर ऐसा था जब काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। वो बोरो तो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे थे, पर लैंड लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने के लिए कर रहे थे। इससे उनका लिक्विडिटी रिस्क बढ़ रहा था। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से उनका ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गया। अगर उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाता तो वो हाउसिंग लोन्स का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते थे। कस्टमर्स इस कॉन्सेप्ट में अपने लिए अपसाइड देख रहे थे कि जब इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होंगे तो उसका भी तो फायदा उन्हें पास ऑन होगा। आज के दिन SBI इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, बट वो अग्रेसिवली इस बिजनेस में उस वक्त नहीं उतरा था। SBI धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। 2009 में फाइनली SBI ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। उनका कासा रेशियो प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपैरिजन में बेटर था, हायर था। हायर कासा रेशियो मतलब लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो लो कॉस्ट ऑफ फंड्स के कारण SBI लोअर रेट्स पे लेंड कर सकता था। इसका फायदा उठा के उन्होंने एक टीजर रेट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिससे कि बोरोवर को स्टार्टिंग के 1-2 साल में बहुत लो रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता और बाद में वो फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाता था। एंड ह्यूमन ब्रेन तो है ही नायाब, कुछ भी इमीडिएट फ़ायदा हो रहा हो तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्टिव स्कीम और अपने बड़े ब्रांच नेटवर्क के साथ SBI ने हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में एक बड़ा शेयर ले लिया। देखते ही देखते बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इस सेक्टर में फास्ट ग्रो करने लगे एंड फाइनली इस मार्केट को डोमिनेट ही करने लगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो उन्होंने अपने बेटर सर्विस क्वालिटी से क्रीम हाई पेइंग कस्टमर को अट्रैक्ट किया, अपना खुद का नीश बनाया और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सर्विस क्वालिटी वाले फ्रंट पे कंपटीशन दिया। ये चार्ट देखो,
प्राइवेट सेक्टर बैंक का प्रीमियम हाउसिंग सेक्टर में 30% प्लस मार्केट शेयर है, पर मिड टू अफोर्डेबल रेंज में उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 17 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एवरेज लोन टिकट साइज 22.1 लाख रुपीस था। ऑन द अदर हैंड HFCs का एवरेज टिकट साइज 24.4 लाख रुपीस था और प्राइवेट बैंक्स का सबसे ज़्यादा 32.5 लाख रुपीस था। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की बिगेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC अपने बैंकिंग काउंटर पार्ट HDFC बैंक से मर्ज हो गई और प्राइवेट बैंक्स का मार्केट शेयर और भी ज़्यादा बढ़ गया। एज अ रिजल्ट आज के दिन टोटल आउटस्टैंडिंग लोन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 38.9% शेयर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 34.7% है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का 18.2% शेयर है। NBFCs का शेयर भी अप्रॉक्सीमेटली 8% है, जो तेजी से बढ़ रहा है। वैल्यू टर्म्स में देखें तो टॉप 5 कंपनीज SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, LIC हाउसिंग और एक्सिस बैंक मार्केट में टोटल आउटस्टैंडिंग लोन का 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं। पर दोस्तों ये मार्केट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, इसमें अब भी ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया के बढ़ते GDP के साथ साथ फॉर्मल सेक्टर में नौकरी और शहरीकरण दोनों बढ़ रहा है, प्लस परिवार का साइज भी छोटा हो रहा है। जॉइंट फैमिली का कल्चर तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और इसके कारण छोटे घरों का डिमांड बढ़ रहा है एंड इनको फाइनेंस करने के लिए हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड भी साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन मार्केट 13 लाख करोड़ का है। ये टोटल हाउसिंग लोन मार्केट का 32% है और ये मार्केट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बीच में ऑलमोस्ट इक्वली स्प्लिट है। मॉर्गेज पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया में ये रेशियो भी काफ़ी लो है। हमारा मॉर्गेज टू GDP रेशियो 16.6% है। अगर हम इसे US, UK, चाइना या साउथ अफ्रीका के 2018 के मॉर्गेज टू GDP रेशियो से कंपेयर करेंगे तो भी इंडिया काफ़ी पीछे है। मतलब हमारा हाउसिंग मार्केट अभी बाकी कंट्रीज जितना मैच्योर नहीं हुआ है और इसीलिए इसमें काफ़ी रूम टू ग्रो है। और आज के दिन इस ग्रोइंग डिमांड को इंटरेस्ट रेट कट्स का बूस्ट भी मिल रहा है। फरवरी 2025 से MPC ने 4 बार रेट कट्स अनाउंस किए हैं। रेट कट से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होता है एंड वो चीपर लोन्स दे पाते हैं। इससे बोरोवर्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। हिस्टोरिकली भी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में रेट कट्स के कारण ग्रोथ देखने मिला है, तो इस बढ़ते हुए मार्केट में सबको अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाना है और इसमें 2024 से पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 से आप अगर ट्रेंड एनालाइज करोगे तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर रही है। इन दोनों के जो मार्केट शेयर हैं, स्पेशली न्यू ओरिजिनेशन लोन्स यानी नए लोन्स वाले, उनमें कभी भी डबल डिजिट से ज़्यादा का गैप नहीं आया था। बट Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास 10 परसेंटेज पॉइंट्स की लीड आ गई और Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लगभग 25 परसेंटेज पॉइंट्स की लीड मिल गई है। तो आखिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऐसा क्या किया जिससे उनको इतना बड़ा मार्केट शेयर गेन हो गया? दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्ट्रैटेजी को हम 2 लेवल पे ब्रेक कर सकते हैं। लेवल 1, अपने कॉस्ट एडवांटेज को यूज करके लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देना, और लेवल 2, स्पेसिफिकली उन कस्टमर सेगमेंट्स के पीछे जाना जहां प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डोमिनेट करते हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज को एक एक करके समझते हैं। पहला, लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड्स प्राइवेट बैंक से यूजुअली कम रहता है। RBI के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से जब हमने ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया तो हर बार हमें यही ट्रेंड दिखा। लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। वो अपने मार्जिन्स पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना लोअर रेट पे लोन प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। SBI के होम लोन्स का इंटरेस्ट रेट अभी 7.25 टू 8.7% के रेंज में है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 7.2 टू 8.95% ऑफर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड HDFC के होम लोन्स 7.9 टू 13.2% के रेंज में है। बेसिकली HDFC की ऑफरिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD मिस्टर देवदत्ता चंदा ने क्लियरली बताया कि उन्हें मार्केट शेयर गेन करना है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स इतने अग्रेसिवली प्राइस कर रहे हैं। बट ये अग्रेसिव प्राइसिंग सारे कस्टमर्स के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइम कस्टमर्स के लिए है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सेकेंड स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मकसद सिर्फ प्रॉफिट्स बनाना नहीं होता, उन्हें नेशनल डेवलपमेंट गोल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करना, ये सब भी उनके लिए प्रायोरिटी है। इसी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हाउसिंग फाइनेंस में एवरेज लोन का टिकट साइज या अमाउंट यूजुअली लोअर होता है।
फाइनेंशियल ईयर 2017 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एवरेज लोन साइज 22.1 लाख रुपीस था। एचएफसीज का पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा एवरेज लोन अमाउंट था, करीब 24.4 लाख रुपीस, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सबसे ज़्यादा अराउंड 32.5 लाख रुपीस। बेसिकली नंबर्स देख के यही समझ आया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अफोर्डेबल हाउसिंग और छोटे लोन साइज की तरफ ज़्यादा झुकाव था, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का हाई टिकट साइज पे ज़्यादा फोकस था। ऐसे भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते आए हैं जो सर्विस क्वालिटी और स्पीड डिमांड करते हैं एंड उसके लिए वैल्यू देने को रेडी हैं। बट धीरे धीरे चेंज नज़र आ रहा है, इकोनॉमी में भी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अप्रोच में भी। इकोनॉमी की बात करें तो पिछले 2 साल में 35 लाख से कम वाले लोन्स वैल्यू वाइज और वॉल्यूम वाइज कम हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में इस सेगमेंट का शेयर टोटल वैल्यू का 38% था और टोटल वॉल्यूम का 76% था। फाइनेंशियल ईयर 26 आते आते वैल्यू वाइज ये नंबर गिर के 31% हो गया और वॉल्यूम वाइज ये गिर के 72% हो गया। वहीं दूसरी तरफ 75 लाख से हायर टिकट साइज के लोन्स का वैल्यू और वॉल्यूम वाइज शेयर इंक्रीज हुआ है। वैल्यू वाइज ये फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल लोन बुक का अराउंड 30% था, पर आज ये 39% हो गया है और वॉल्यूम टर्म्स में इसका शेयर 6% से बढ़ के 9% हो गया है। ये 2 साल में 1.5 गुना हो गया है। इकोनॉमी में हाई पेइंग कस्टमर्स ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है इस डेटा से। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए उनको टारगेट करना फ़ायदेमंद है और इस कस्टमर सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से कम इंटरेस्ट रेट्स में लोन दे रहे हैं। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 43% लोन ओरिजिनेशन वैल्यू 75 लाख प्लस के टिकट साइज का था, यानी 100 नए लोन्स में से 43 नए लोन्स उन्होंने 75 लाख प्लस के टिकट साइज वालों को दिए। एज अ रिजल्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एवरेज टिकट साइज भी इंप्रूव हो रहा है। आज के दिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एवरेज टिकट साइज 35 लाख का है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 41 लाख। ओवर द इयर्स दोनों के एवरेज लोन साइज के बीच का गैप क्लोज होता दिख रहा है। 2017 में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के एवरेज टिकट साइज में 10.4 लाख का डिफरेंस था और 2026 में ये गैप बस 5.7 लाख रुपीस का रह गया है। हाई टिकट साइज कस्टमर्स के पीछे जाने से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 2 और फायदे हैं। पहला फायदा है कि उनके बैड लोन्स थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे जैसे लोन का अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे पार यानी पोर्टफोलियो एट रिस्क यूजुअली गिरता जाता है। पोर्टफोलियो एट रिस्क वो अमाउंट होता है जो बैंक को मिलना था बट अभी तक मिला नहीं। इसे बैंक्स डेज के बकेट में ट्रैक करते हैं, जैसे 31 to 90 डेज, 91 to 120 डेज एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल पार 31 to 90 डेज मतलब वो लोन अमाउंट जिसका पेमेंट 31 to 90 डेज से ओवर ड्यू है। यूजुअली लोअर टिकट साइज में पार बहुत हाई होता है और इसी कारण से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का पार बेस्ट है, जिसका मतलब कि उनकी एसेट क्वालिटी भी बेटर है। सो 75 लाख के ऊपर के टिकट साइज को टारगेट करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना पार प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हैं और ऐसे हायर टिकट साइज कस्टमर्स को सर्व करने से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ उनके दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचने में भी आसानी होती है, अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। और यही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बेनिफिट नंबर 2। बैंक्स का तो मेन काम ही मुझे लगता है कस्टमर्स को कॉल करके अपने और प्रोडक्ट्स बेचना है। दिन भर रिलेशनशिप मैनेजर्स लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कंज्यूमर लोन या क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स बेचने में। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्रॉस सेलिंग कहते हैं। कुछ सीनियर बैंकर्स के एस्टिमेट के हिसाब से तो इंडियन बैंक्स का क्रॉस सेलिंग रेशियो 3.5 है, यानी कि एक कस्टमर को बैंक लगभग 3.5 प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड, ब्रोकरेज सर्विसेज या इंश्योरेंस बेच देता है। जब फाइनेंशियल ईयर 24 में HDFC और HDFC बैंक मर्ज हुए तो उस मर्जर का एक बहुत बड़ा रीजन ही क्रॉस सेलिंग था। HDFC बैंक के MD ने फाइनेंशियल ईयर 23 के एनुअल रिपोर्ट में बताया कि होम लोन कस्टमर्स जो डिपॉजिट रखते हैं बैंक में वो 5 to 7 टाइम्स होता है, 5 से 7 गुना होता है किसी और दूसरे रिटेल कस्टमर्स का। और उनके हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी के अराउंड 70% कस्टमर्स उनके बैंक में अकाउंट नहीं होल्ड करते थे। मर्जर के बाद HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छे से ये सिनर्जीज अनलॉक किए हैं। 80% मॉर्गेज कस्टमर्स ने बैंक में हाई बैलेंसेस के साथ सेविंग्स अकाउंट भी खोला है। इससे बैंक्स अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स कम कर पाई है
और तो और जो कस्टमर्स होम लोन ले रहे हैं उन कस्टमर्स को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भी ऑफर करके रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश चल रही है। तो बिल्कुल HDFC बैंक की तरह ही हाई टिकट साइज होम लोन्स को अग्रेसिवली परसू करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी क्रॉस सेलिंग से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? उन्हें भी तो दिख रहा है कि उनका मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। हमें इसके बारे में और डीपली समझ आया जब हमने एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के कॉन कॉल्स पढ़े। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक तीनों ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रेट कट्स की स्ट्रैटेजी को इर्रेशनल बोला है। उनकी थिंकिंग है कि भाई होम लोन्स का यील्ड यूजुअली बाकी रिटेल प्रोडक्ट्स के यील्ड से कम होता है और साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इसमें कोई भी रेट चेंज का डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए। इन चेंजेस से मार्जिन्स, कस्टमर रिलेशनशिप सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। HDFC बैंक ने तो अपने कॉन कॉल में भी ये बात दोहराई कि वो कुछ भी रैंडम चीज़ें करके मार्केट शेयर नहीं गेन करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में उनका प्राइमरी फोकस है एंड इसी रिलेशनशिप को लेवरेज करके वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाते हैं। और होम लोन्स को अग्रेसिवली नहीं टारगेट करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एक फायदा और है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्लो क्रेडिट ग्रोथ से अपना CD रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नीचे ला रहे हैं। अगर किसी बैंक का CD रेशियो कंसिस्टेंटली हाई है तो उनकी लिक्विडिटी पोजीशन वीक हो सकती है। बैंक्स के लिए ऑप्टिमल CD रेशियो 76 to 80% का माना जाता है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का CD रेशियो 88% के अराउंड है। HDFC बैंक के MD ने फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 कॉन कॉल में बताया कि उन्होंने लोन देना स्लो कर दिया है। मर्जर के टाइम उनका CD रेशियो 110% चला गया था, जो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी ये करीब 95% है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का फोकस सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना और CD रेशियो कम करना है, इसीलिए वो प्राइस वॉर्स में नहीं घुस रहे एंड इसी मौके का पब्लिक सेक्टर बैंक्स फायदा उठा रहे हैं एंड हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब क्या आगे भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही डोमिनेट करेंगे या कस्टमर्स उनके सर्विस क्वालिटी से परेशान होकर वापस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ चले जाएंगे? देखो, मुझे पर्सनली तो यही लगता है कि हाउसिंग लोन का बिजनेस बहुत ही कमोडिटाइज्ड है। रुपया चाहे HDFC दे चाहे SBI, रुपया तो रुपया है, तो जो भी लोएस्ट रेट पे लोन दे हम तो उसी से लोन लेंगे। तो आई थिंक जो भी अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स लॉन्ग टर्म में लोअर रख पाएगा उसका लोन ओरिजिनेशन ग्रोथ रेट हायर होगा। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने होम लोन लिया हो तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। हो सके तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ी भी बता देना। और अगर आप नेक्स्ट वीडियोस नहीं मिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले हों और आपको इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर समझ आया हो। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।